dear students. Students, this is chapter third, okay? And from here, it was given in your syllabus, okay? So third, fourth, and fifth we have to read, है ना, for term two. So in this chapter it is very interesting and very important chapter, our changing earth, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद जस्ट हम लोग ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। आपको केवल इन्हीं चैप्टर पर फोकस करना है, ओके? चैप्टर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आवर चेंजिंग अर्थ में आप देखिए तो इसमें कह रहा है कि हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारी अर्थ चेंज भी होती है? आप लोग डेली सुबह उठते हैं, देखते हैं अर्थ में, तो ऐसा लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ में चेंजेस होते हैं, और इस चेंजेस के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो मैं आपको इसमें इसी चैप्टर में बताऊंगा, है ना? तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट करते हुए। द लेथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स इज नॉन एज लेथोस्फेरिक प्लेट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप जान लीजिए लेथोस्फेरिक क्या है। लेथोस्फेयर का मतलब ये है कि जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारा अगर अर्थ है, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। बीच वाली जो लेयर है मेंटल बोलते हैं, और सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको कोर बोलते हैं, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा क्रस्ट, ठीक है? हमने पढ़ा क्रस्ट के बारे में, हमने पढ़ा मेंटल के बारे में, ठीक है? मेंटल, और हमने पढ़ा किसके बारे में? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में। तो आपकी बिल्डिंग, आपका घर जहाँ पर बना हुआ है वो क्रस्ट पर बना हुआ है, ठीक है ना? क्रस्ट यानी क्रस्ट की सबसे ऊपरी लेयर पर, ऊपरी सरफेस पर आपका बना हुआ है क्रस्ट, ठीक है ना? उसके जस्ट नीचे अगर हम मिट्टी के अंदर खुदाई करते चले जाएँ तो हमें मेंटल मिलेगा, ठीक है? और नीचे जाएंगे तो हमें कोर मिलेगा। ये सारा कुछ आपके सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी इट वॉज डिस्कस्ड, ठीक है? आप लोग वहाँ से भी एक बार समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात आप थोड़ा ये समझिएगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है? लावा होता है, मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा होता है। ये दिमाग में आप थोड़ा सा बात डाल लीजिए कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आप क्रस्ट और मेंटल जो वाली जो लेयर है, 3 लेयर्स होती हैं अर्थ में, ठीक है ना? जैसे 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर हमारी क्रस्ट हो गई, फिर मेंटल हो गई, फिर हमने कोर बताया। तो बीच में क्या होता है बेटा? ये यहाँ पर लावा होता है, यानी कि मैग्मा। लावा नहीं बोलेंगे उसको, मैग्मा बोलेंगे। मैग्मा चैम्बर भी बोल सकते हैं उसको। होता क्या है कि यहाँ पर बहुत समय से अर्थ में बहुत सारी चीज़ें पहले से दबी हुई हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं। तो दबी हुई होने की वजह से धीरे धीरे उनमें केमिकल, फिजिकल और जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपस में मर्ज होते हुए धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गया है? एक आग की तरह, एक आग का गोला, एक आप कह सकते हैं कि जलता हुआ, है ना, दहकता हुआ, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्रस्ट है आपका, आप जहाँ पर रहते हैं, जो आपकी क्रस्ट लेयर है ना, क्रस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है? 0 to 35 किलोमीटर। 0 to 35 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी जहाँ पर आपकी अर्थ है, अगर आप उससे 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक नीचे तक जाते हैं तो आपको क्रस्ट मिलेगा। 35 के बाद से, 35 के बाद वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? मैग्मा मिल जाएगा, ठीक है ना? मैग्मा मिल जाता है आपको, और मैग्मा मिलने के जस्ट बाद ही आपका मेंटल स्टार्ट होता है, मेंटल वाली लेयर स्टार्ट होती है। तो उसका मतलब मेंटल में ही सिचुएट करता है आपका क्या? मैग्मा, ठीक है ना? मेंटल में ही सिचुएट करता है। और इसी कारण से अभी आपको मैं एक चीज़ और आपको इसमें जस्ट बताने वाला हूँ। तो इसमें दिया क्या है कि हमारा जो लिथोस्फेयर, देखिए लिथोस्फेयर मतलब मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर होता है ना? अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 6 में पढ़ा था ना, लिथोस्फेयर पढ़ा था, लिथोस्फेयर पढ़ा था, इसके बाद हाइड्रोस्फेयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था। हाइड्रोस्फेयर मतलब जहाँ पर वाटर ही वाटर है, वाटर बॉडीज, है ना? ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आ गया है ना? एंड ऑल प्लेट्स, जैसे जहाँ पर प्लेट का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो अर्थ है ना, ये नंबर ऑफ द प्लेट्स में मिलकर बना हुआ है। हमारा जो अर्थ है, जो हार्ड सरफेस है, ये नंबर ऑफ द प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? सो द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लेटें दो तरह की भी हो सकती हैं, ठीक है ना? प्लेट्सें दो तरह की भी हो सकती हैं। एक लिथोस्फेरिक प्लेट होती है आपकी, ठीक है? और एक आपकी एक प्लेट, देखिए, एक प्लेट आपकी इतनी होगी जहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है? दूसरी प्लेट आपकी सीधी वाटर में भी तो होती है। जैसे समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र का पानी कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ज़मीन पर ही तो होगा, है ना? जब नीचे जाएंगे किसी न किसी, भले ही गहराई बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो वो वाटर रखा हुआ है ना, कहीं पर तो वाटर है ना? तो इसका मतलब वो वाली भी प्लेट है, ठीक है? तो हाइड्रोस्फेरिक प्लेट भी होती है और लिथोस्फेरिक प्लेट भी होती है। तो अब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए अभी कि लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ
नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लेथोस्फेरिक प्लेट्स, उसको लेथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अब आप सोचिए कि ये प्लेटें आपकी धीरे धीरे क्या करती है, मूव भी करती है। अब आप सोचिए सर आप झूठ बोल रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हम लोग तो खड़े रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब आप सोचिए कि आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, वहाँ की भी प्लेट्स कहीं ना कहीं मूव कर रही है, लेकिन ये मूव करती कैसे है, मूव करती कैसे है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी प्रत्येक साल में मिलीमीटर मतलब एक पॉइंट के बराबर है, यानी थोड़ा सा इतना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचो एक 1 ईयर में इतना मिलीमीटर, थोड़ा सा ही है ना, हल्का सा मिलीमीटर आप समझते हैं कितना होता है, तो अगर इतना ही हल्का सा मूव कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, अगर इतना सा मूव कर रही है 1 ईयर में, तो 1 डे में कितना करेगी, है ना, 1 आवर में कितना करेगी, मतलब ना के बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं तो मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, बिल्कुल हल्का हल्का, बिल्कुल इतना हल्का मूवमेंट हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वही आपकी वो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का ऊपरी सरफेस है, और ये जो हमारा क्रस्ट है ना, इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो लिथोस्फेयर है इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। अब बहुत सही देखिए, ऐसे इस तरह से प्लेट से मिलकर बना होगा, ठीक है, इस तरह से प्लेट से मिलकर बना होगा, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सी प्लेट होगी, ठीक है, इंडिया भी कोई बड़ी प्लेट होगी। इसका मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं पे अर्थ में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, अब ये सारी बातें आगे दिया गया है। दिस इज द बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इन साइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टेन मैग्मा जो है वो मूव कर रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए आपकी पिक्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए दिखाया गया आपको, आप कुछ इसको इस तरह समझिए। देखिए ये आग जल रही है ना, आग जल रही है यहाँ पर, तो ये जो पानी होगा, ये क्या होगा, पानी उबल कर ऐसे इधर आएगा, फिर पानी उबल कर इधर आएगा। आपके घर में, आप अपने घर में इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब चाय बनाते हैं आप, तो चाय में नीचे से गैस जल रही होती है, जब गैस जल रही होती है तो जब नीचे जिस पार्ट को उसमें आग जलती है ना, वो जलकर ऊपर की ओर आता है, ठीक है ना, और अपने साइड वाली चीज़ों को क्या करता है, धक्का मार के इधर खिसकाता है, फिर इधर साइड वाली चीज़ को धक्का मार के खिसकाता है। यानी आप देखे होंगे कि जो चाय की पत्ती होती है ना, उबलकर साइड में आने लगती है, धीरे धीरे साइड में आने लगती है, साइड में आने लगती है, यानी नीचे से हो जाती है, और एक इस तरह से बार बार उसको कंटिन्यू हीट मिल रही है। इसी तरह से आप ये समझिए कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, उस अर्थ में यहाँ पर मोल्टेन मैग्मा है जो कंटिन्यू हीट कर रहा है, जल रहा है। तो इसीलिए जो ऊपर हमारी प्लेट्स हैं, जहाँ पर हमारी क्रस्ट है, ये हल्का हल्का इनमें मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए इनमें हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि आपकी प्लेट क्यों मूव कर रही है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि मोल्टेन मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है, मोल्टेन मैग्मा का जो मूवमेंट है, उसी के कारण से हमारी जो प्लेट होती है मूव करती है। सो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बैठाना है कि आवर अर्थ इज अ made up of a number of plates and these plates moves, है ना, because of molten magma inside of the earth, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। फिर द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर, एक सर्कुलर मैनर में, है ना, एज सोन इन द एक्टिविटी, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। अब देखते हैं इसमें कुछ फोर्सेज की बात करते हैं कि जब ये मोल्टेन मैग्मा नीचे से आग जैसे दहकता हुआ जल रहा है, एक ज्वालामुखी की तरह जल रहा हुआ, वोल्केनो, जिसको आप वोल्केनो बोल रहे हैं ना, अभी जस्ट मैं वोल्केनो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया था, मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, और ये इन्हीं जो प्लेट्स का जो मोमेंट है, इसी के कारण चेंज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसी के कारण हमारे अर्थ पे चेंजेस आते हैं। तो आपका आंसर मिल गया। अब आपका जो क्वेश्चन था अवर चेंजिंग अर्थ, तो अवर चेंजिंग अर्थ का आंसर मिल गया ना आपको। क्या आंसर है, द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, इन्हीं प्लेट्स के जो मोमेंट होता है, कारण होता है, इसी कारण से हमारी अर्थ की सरफेस पर क्या आते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड, अब इस अर्थ के मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज, फोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, विच कॉजेज देम, विच जो उनके कारण बनते हैं, यानी 2 तरह के इसमें फोर्स लगते हैं। तो पहला फोर्स देखिए क्या है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स, यानी जो अर्थ के अंदर, यानी आपको पता भी नहीं चल रहा है, अंदर से कोई फोर्स लग रहा है और वो अंदर ही काम कर रहा है, तो एंडोजेनिक फोर्स कहलाएगा। एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो अर्थ की सरफेस पर काम करते हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब जैसे वोल्केनो का मैंने नाम लिया था, तो वोल्केनो क्या है आपका, एंडोजेनिक फोर्स होगा, क्योंकि वो
अंदर से उसमें प्रेशर पड़ रहा है ना, अंदर से प्रेशर पड़ के सीधे ऊपर आ रहा है। जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आता है ना अचानक से, तो अंदर से ही तो कोई ना कोई उसमें झटके लगते हैं ना, हमें मूवमेंट होता है, तभी तो हमें बाहर तक महसूस होता है। तो ये एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गए। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या आ जाएगा आपका, जैसा रिवर हो गया है ना, विंड हो गया, सी वेव्स हो गया, बारिश हो गई जो होती है ना तेजी से, रिवर्स जो नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ जब जब रिवर्स बहती हैं तो नदियों में क्या होता है कि रिवर्स में क्या होता है, अपने साथ में जब रिवर्स बहती है तो अपने साथ में बहुत सारे जो मिट्टी के कण होते हैं ना, बालू के कण, मिट्टी के कण, उन्हीं को सेडिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उनको भी अपने साथ में बहा कर ले जाती हैं। यानी नदियों में बाढ़ आ जाती है तो फिर वो भी मिट्टी को कहीं ना कहीं इधर से उधर है ना खिसकाते हैं। तो ये एक फोर्स है, इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक का सीधा सीधा मतलब लगा सकते हैं आप कि अर्थ के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, जैसे हवा चल रही है तो हवाओं से भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती है ना, तो ये एक्सोजेनिक फोर्स है, यानी बाहर, अर्थ के बाहर, इसलिए एक्स बोलते हैं। और एंडो का मतलब सीधे अंदर से है, ठीक है। तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ में चेंज भी होते हैं। अब ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्थ के मूवमेंट्स को दो भागों में भागों में आप समझिए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ मूवमेंट्स आर टू टाइप्स में कौन है, फर्स्ट है आपका एंडोजेनिक फोर्स और सेकंड है आपका एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया ये। अच्छा, अब एंडोजेनिक फोर्स में आप ये देखिए कि एंडोजेनिक फोर्स सडन फोर्सेस है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है एंडोजेनिक फोर्स को। टू पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सडन फोर्सेज एंड डिस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्स जो अचानक से होते हैं, पता भी नहीं चलता है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो आपको पता चलता है क्या, नहीं, अर्थक्वेक नीचे से अचानक से उसमें प्रेशर आ जाता है, जब आपके पास तक आ जाता है, जब कंपन होने लगता है तब आपको पता चलता है कि भूकंप आ रहा लगता है। लेकिन वो कंपन आपको बहुत पहले, वो कहीं ना कहीं से बहुत पहले से स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है। ये सब कुछ मोल्टेन मैग्मा की वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आएगा, ज्वालामुखी अचानक से है ना, किसी धरती फट जाती है अचानक से, है ना, फटने के बाद एक है ना, और उसके बाद अचानक से बाहर एक बहुत बड़ा आग का गोला निकलता है, वो वोल्केनो कहलाता है। अभी मैं वोल्केनो के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। लैंड स्लाइड होती है, जैसे कोई लैंड है ना, ऐसे और धीरे से खिसक के लैंड का पार्ट इधर आ गया, वहाँ गड्ढा हो जाता है अपने आप, है ना। तो ये लैंड भी होती है ज़्यादातर, आप देखिए उत्तराखंड में चले जाइए, है ना, उत्तरांचल साइड में, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड काफ़ी पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, सडन फोर्सेज में आ गया। अच्छा, डिस्ट्रोफिक फोर्स किसे बोलते हैं? डिस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब ये होता है कि मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सडन फोर्स अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होता है इसमें। जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, धीरे धीरे माउंटेन, जैसे आज माउंटेन को इतना छोटा है, आज से आप 100 साल बाद देखेंगे माउंटेन्स थोड़ा बहुत बड़ा दिखेगा, हल्का सा बड़ा दिखेगा, जैसे हिमालय, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका हिमालय, ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा, डिस्ट्रोफिक फोर्सेज हो गया, ठीक है। और ये चीज़ें आप देख लीजिए। एक्सोजेनिक फोर्स में आप देख लीजिए, एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत देखिए क्या कह दिया है, एरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो एरोजनल एंड डिपोजिशनल अभी मैं बताऊंगा क्या होता है एरोजनल एंड डिपोजिशन, थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। एरोजन का मतलब होता है अपर्दन, एरोजन का मतलब क्या होता है, अपर्दन, यानी कि अपर्दन जैसे कटान है ना, कटना, जैसे बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो मिट्टी पर पड़ रही, तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा कट रही है ना, तो जो कट रही है हल्का हल्का, वही एरोजन है। हवा चल रही है, हवा से मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, वो उड़कर कहीं दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर आपका सेडिमेंट्स क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है, एरोजन एंड डिपोजिशन। तो एरोजन का मतलब होता है कटान, ठीक है, कटान, अपक्षय, है ना, ठीक है, कह सकते हैं अपर्दन, कह सकते हैं, एरोजन को आप सीधे सीधे अपर्दन कहिए। तो इसके एग्जाम्पल रिवर से होता है अपर्दन, है ना, विंड से होता है, जैसे है ना, सी वेव से होता है ना, सी वेव्स होती है ना, तरंगें बार बार आती हैं, है ना, फिर तोड़कर फिर कुछ चली जाती हैं, फिर डिपॉजिट करती हैं, ग्लेशियर, ये सब चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस द सडन मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्स में क्या होता है, सडन मूवमेंट्स होता है, अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, कभी कभी स्लो मूवमेंट्स हो जाते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सडन मूवमेंट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ठीक है। कॉज एज अ मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ये आते हैं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये लीजिए आपका आ गया वोल्केनो। वोल्केनो को समझना है, वोल्केनो क्या है, एंडोजेनिक फोर्स का पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स फोर्स, हम टू टाइप्स के फोर्स पढ़ चुके हैं अर्थ में। कौन कौन से, देखिए पहले तो हमने पढ़ा कि अर्थ में क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा अंदर घूमता रहता है, देखिए ऐसे समझिए आप, जैसे ये मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, ये मोल्टेन मैग्मा है, ये आग है यहाँ पे, ठीक है, मोल्टेन, ये बार बार ऐसे ऐसे घूम रही है। हमारी जो प्लेट्स है, क्रस्ट है, वो इसके ऊपर है, इसके ऊपर बनी हुई है, ये प्लेट्स हैं हमारी। तो जब ये बार बार घूम रहा है, यहाँ पर आग दहक जल रही है, ठीक है, तो ये प्लेटें तो आपस में धीरे धीरे खिसकेंगी ना, हल्का हल्का खिसकेंगी, मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, वोल्केनो इज वेंट इन द अर्थ क्रस्ट
थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल एरप्ट सडनली। अब देखिए क्या है, सीधा सिंपल सा समझिएगा, ये समझिए, देखिए ये आपकी क्रस्ट है, यानी क्रस्ट का मतलब यहाँ पर आप रहते हैं, आप ये ऐसा समझिए। देखिए ये आप इस प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट है, यही क्रस्ट है आपका, ठीक है। जस्ट उसके नीचे क्या है, मेंटल है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है बेटा, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यही मैग्मा चैम्बर है। बात समझ में आ रही ना, ये मैग्मा चैम्बर है, बात समझिएगा, ये मैग्मा चैम्बर है। अब इसी के ऊपर से क्या है, ये सब सारे, ये आपके लावा हैं, ये आपके लावा हैं, ठीक है, ये आपका लावा है, ये वेंट है, ये वेंट है, ये वेंट है, ठीक है। इसे क्रेटर, क्रेटर का मतलब क्या है, ये मुख है, यहाँ पे गैस एंड ऐस निकल रही है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे समझिए कुछ, देखिए होता क्या है, होता क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा। होता ये है कि अचानक से जब देखिए आपकी जो जैसे ये प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट बनी हुई हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही प्लेटों में मूवमेंट होता है तो एक प्लेट इधर खिसकेगी, एक प्लेट ये इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। अगर इनका डायरेक्शन ऐसे है तो बीच में क्या स्पेस हो रहा है, हल्का हल्का दरार पड़ जाती है, ठीक है, दरार पड़ती है। आपने देखा होगा फटी हुई दरारों को, खेतों को जाइए तो कभी कभी फटे हुए थोड़े बहुत दिखते हैं आपको, हल्के हल्के, लेकिन वो एग्जाम्पल है समझने के लिए, वो कोई बहुत बड़ा दरार नहीं है। लेकिन अर्थ कभी कभी फटती हुई आपको दिखाई देती है, वो किसी इसकी वजह से दिखाई देती है, दरार दिखाई देते हैं क्योंकि अर्थ का मूवमेंट होता है। तो होता क्या है कि यहाँ नीचे मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, तो ये मोल्टेन मैग्मा निकलेगा कहाँ से, इस प्लेट के ऊपर से तो निकलेगा नहीं, इन्हीं दरारों से निकलता है, यानी ये जो प्लेस आपको होल दिख रहे हैं इन्हीं से बाहर निकलेगा। तो आप समझिए कि जैसे ये मैग्मा चैम्बर है, जैसे ही यहाँ पर कोई ना कोई दरार पड़ी होगी अर्थ में, कोई ना कोई स्पेस उसको मिला होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा सबसे हाई रहा होगा, मोल्टेन मैग्मा का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई हो गया होगा, उसको बाहर निकलने के लिए जगह भी मिल गई, तो उसने अचानक से क्या किया, निकला बाहर। तो ये जो सीधे एक पाइप की तरह पड़ा हुआ है ना, ये एक पाइप की तरह, इसी पाइप को बोलते हैं वेंट, इसी पाइप को क्या बोलते हैं, वेंट। यहाँ पर किसी ने पाइप नहीं डाला है, लेकिन ये एक स्पेस, एक जगह जो दिख रही है, और वही जगह से निकलकर जो मैग्मा बाहर आएगा उसी को हम लोग लावा बोलते थे। फिर ये देखिए चारों तरफ लावा फैल गया, ठीक है, यहाँ से निकलकर लावा चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, ऐसे चारों तरफ फैल जाता है, जिससे आसपास की बिल्डिंग जो होती है उनमें सब ध्वस्त हो जाती है ना, पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, धुआं और निकलता है, गैस एंड ऐस निकलती हैं, ठीक है। और जो इसका मुख होता है, जिस जगह से निकलता है उसको क्रेटर बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो मैग्मा चैम्बर भी समझ में आया, जहाँ पर मैग्मा स्टोरेज होता है। लावा समझ में आया। मैग्मा देखिए क्या होता है, मैग्मा मतलब मैंने जो बताया, ये मैग्मा चैम्बर में ही मैग्मा होता है, यानी एक दहकता हुआ आग, ठीक है। तो वो हमारे क्रस्ट के जस्ट नीचे है, ठीक है। वो जैसे ही कोई हमारे अर्थ में स्पेस उसको मिलता है वो तुरंत बाहर निकलता है, तो जैसे ही स्पेस मिला वो यहाँ से निकला, उसी को हम लोग वोल्केनो बोल देते हैं। तो जो वोल्केनो बाहर आया, बाहर फैला, इसको लावा बोलते हैं। आप ये कईयों साल तक ऐसे ही दहकता रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा नहीं होता, फिर इसमें बारिश होती है ना, हवा चलती है, तब जाके धीरे 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 ठंडा होता है। और ठंडा होने के बाद किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक्स। और ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि वोल्केनो से बनने वाला जो रॉक्स होता है वो कौन सा रॉक्स होता है, एग्नियस रॉक्स होता है। कौन सा रॉक्स होता है, एग्नियस रॉक्स, एग्नियस रॉक्स होता है, याद रखिएगा। और ये आपका क्रेटर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वोल्केनो, ठीक है। देखिए ये वर्ड ओरिजिन भी देख लिया करी साइड में, एंडो साइड है ना, एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड है ना, प्लस जेनिक, ओरिजिन, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, ठीक है। इस तरह से आप एंडोजेनिक एक्सोजेनिक को मतलब समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, सिमिलरली वेन द लिथोस्फेरिक, सेम इसी प्रकार से वेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। और इसी तरह से जब प्लेट से मूव करेंगी तो हमारा जो अर्थ का सरफेस होगा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना, वाइब्रेट करेगा ना। भाई जब ये प्लेटें हैं आपस में, ये प्लेट हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जब ये मूव करेंगी तो आपस में, जैसे ये प्लेट इधर आ रही है, प्लेट इधर आ रही है, टकराएंगी आपस में, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जुड़ेंगी, तो वाइब्रेशन तो होगा कि नहीं होगा। और वोल्केनो यहाँ पर है ही है, प्रेशर पड़ ही रहा है, ठीक है, तो वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, दीज वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। हमारी पूरी अर्थ में क्या हो जाता है, फैलता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का मतलब आप ये समझिए कि जब हमारी जो अर्थ सरफेस होती है, जब इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब यही है, ठीक है, हिलना, पृथ्वी का हिलना, ठीक है। द प्लेस इन द अर्थ, द प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट की प्लेस में वेयर द मूवमेंट्स स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब देखिए फोकस, एपिसेंटर, ये भी समझ लीजिए, ये एग्जांपल आप समझिए। जैसे ये आपका क्या था, आप लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऊपर हैं, अर्थ के सबसे जस्ट ऊपर वाले प्लेस पे,
सिलेक्ट होने में बहुत समय ले लेता है। देखिए आप लोग इस प्लेस पर रह रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक प्लेट ये बनी हुई है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, दो प्लेटें हैं आपस में। अब नीचे क्या है, नीचे यहाँ तो मोल्टेन मैग्मा है, यहाँ मोल्टेन मैग्मा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर पड़ा होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई दरार मिली होगी, तो अचानक से तेज़ी से क्या पड़ रहा है यहाँ पर, फोर्स पड़ रहा है। जब फोर्स पड़ रहा है यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन जब जहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहला वाइब्रेशन जहाँ पे होता है, वाइब्रेशन जहाँ पे सबसे पहले फील किया जाता है, वो जगह सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहीं पे होता है, उसी को हम लोग एपी सेंटर बोल देते हैं। एपी सेंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पहली बार फीलिंग होती है कि भाई भूकंप आया, इसके बाद वाइब्रेशन अर्थ में चारों तरफ होगा। जैसे आप ये समझिए कि जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो साइड में आपका क्या है, म्यांमार कंट्री है आपका। तो म्यांमार में अगर भूकंप आएगा, तो म्यांमार में अगर भूकंप आएगा तो उसके जो झटके हैं, उसकी जो फीलिंग है वो इंडिया में भी महसूस की जा सकती है। ये बात अलग है कि इंडिया में जो है अर्थक्वेक का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन जो झटके हैं उसके वो तो फील किया सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये है तो एक प्लेट ही, म्यांमार और इंडिया सब बने सब एक ही प्लेट में ना, कंट्री अलग अलग हुई है लेकिन प्लेट वही है। हमारी अर्थ का जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो तो वही है। अगर झटका यहाँ लग रहा है तो इस प्लेट पर अगर झटका तेज़ी से लगेगा तो यहाँ भी तो फील होगा। जैसे आप कोई लोहे की छड़ ले लीजिए, आप लोहे की एक छड़ लीजिए, ठीक है ना, लोहे की छड़ आप लेंगे तो अगर आपने यहाँ से उसको पकड़ा हुआ है, तो अगर आप झटका यहीं मार दें, यहीं हथौड़े से यहाँ पर मारेंगे, तो सबसे ज़्यादा झटका कहाँ महसूस होगा, यहीं पे तो महसूस होगा। यानी आपके हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी, जबकि जिसने दूर में पकड़ा हुआ है झटका उसको भी महसूस होगा। जैसे कोई एक पर्सन यहाँ पे है, दूसरा पर्सन यहाँ पे, बीच में हथौड़ा मारा गया, यहाँ पे हथौड़ा मार दिया गया, ठीक है। जब हथौड़ा हैमर हमने मारा यहाँ पर, तो उस हैमर का जो सबसे ज़्यादा झटका है, सबसे ज़्यादा जो फीलिंग है, जो पास वाला आदमी हाथ पकड़े होगा उसको ज़्यादा महसूस होगा। यानी अगर और दूर वाले को क्या होगा, हल्का महसूस होगा। तो सेम ऐसा ही है कि अर्थ में जब वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो जो पास वाली कंट्री होती है, पास वाला जो प्लेस होता है, वही एपिसेंटर हो जाता है, ठीक है। जो दूर बाउंड्रीज है उसमें भी हमें देख लें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, है ना। सिस्मिक वेव्स का मतलब होता है भूकंपीय झटके, ठीक है ना। भूकंपीय झटके जो होते हैं, भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, ये देखिए तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यही एपिसेंटर है, ठीक है। एपिसेंटर मतलब होता है द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, यानी फोकस किसे कहते हैं, जहाँ से ये आप कह सकते हैं फोकस हम उसे कहेंगे द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट्स स्टार्ट, जहाँ से कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है वो फोकस होता है। और जहाँ पे सबसे पहले फीलिंग होती है ना, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर वाला प्लेस, यानी फोकस जहाँ है उसके जस्ट ऊपर वाला प्लेस क्या होता है, एपिसेंटर कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आप समझिए। और इसके बाद क्या होता है, वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। ये देखिए भूकंप आए, यहाँ पर आया है, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना, अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं किया सकता है ना। और सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड बाय द लोकल पीपल, हम लोग सुने होंगे, है ना, कि जो एनिमल का बिहेवियर होता है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है। आजकल इतना साइंस डेवलप कर चुका है कि थोड़ा बहुत महसूस हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आज से पहले आप समझिए कि जो अगर अर्थक्वेक कहीं आना होता था ना, तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते थे ना, उनके बिहेवियर से हमें पता चल जाता था। जैसे फिश इन द पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स में फिशेज होती ना, उनकी हलचलें बढ़ जाती थी, वो इधर उधर आना जाना शुरू कर दी। इनको पहले ही महसूस हो जाता है, पता नहीं इनके पास क्या सेंस ऑर्गन होता है, इनको पहले से ही महसूस हो जाता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक में क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है ना। जो स्नैक्स होते हैं कम टू द सरफेस, जो स्नैक्स होते हैं सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो भी निकलना शुरू कर देते हैं, तो इनको सबसे पहले पता चल जाता है। अब देखिए अर्थक्वेक हिट्स द भुज, ये एग्जांपल है कि अर्थक्वेक भारत में क्या आया था, तो बिल्कुल आया था अर्थक्वेक, है ना। और अर्थक्वेक के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि 6.99 रिकॉर्ड किया गया था। 6.9 जो होता है ना, वो डिस्ट्रक्शन वाला होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। भुज में आया था, भुज मतलब गुजरात में आया था। और यहाँ पर देखिए आप, मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग द 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। ये डेट याद रख लीजिएगा, 26 जनवरी थी 2000, आज क्या है 2021, है ना, यानी लगभग आप कह सकते हैं 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो ये भुज में आया था और बहुत ज़्यादा, है ना, प्रॉब्लम हुई थी। आप लोग इसको भी पढ़िएगा। देखिए डू यू नो में आप देख लीजिए कि अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विद अ मशीन। अगर अर्थक्वेक को मेजर करने वाली अगर मशीन आपसे पूछी जाए तो सिस्मोग्राफ बताना है आपको। क्या बताना है? सिस्मोग्राफ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिस्मोग्राफ का नाम याद कर लीजिए कि सिस्मोग्राफ। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अच्छा इसकी मापने की जो इकाई है, अर्थक्वेक मापा किससे जाता है,
तो आप कह सकते हैं रिक्टर स्केल से। किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल। तो ध्यान दीजिएगा, जो मशीन है वो सीस्मोग्राफ है और उस मशीन में यूज होने वाला जो मेजरमेंट है वो रिक्टर स्केल है। ठीक है, रिक्टर स्केल से आप भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि भूकंप कितना तेजी से आया। ठीक है, अब उस तीव्रता में आप ये देखिए कि 2.0, जो 2.0 आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 5.0 अगर आया है तो उसमें बहुत सारा पार्ट आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 6.0 अगर की स्पीड से आ गया तो इसको हायर मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है। और देख लीजिए आपके भारत में कितना आया था? 6.9 आया था गुजरात में। ठीक है, भुज में। और 7.0 तो आप मतलब उसके बारे में कुछ बोलिए ही नहीं कि सबसे स्ट्रांग होता है, और यहाँ पर तो पूरी तबाही मच जाएगी फिर, है ना। और लगभग 7 पॉइंट के ही आसपास आया था, इतना खतरनाक भूकंप आया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए अर्थक्वेक आपका के बारे में देख सकते हैं कि आप क्या क्या आपको तरीके अपनाने चाहिए अगर अर्थक्वेक आ गया है। तो आपको सेफ स्पॉट क्या क्या होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर छिपना चाहिए? अंडर ए किचन काउंटर, है ना, टेबल और डेस्क, है ना, अंगेंस्ट इनसाइड एंड कॉर्नर वेल, स्टे अवे फ्रॉम, है ना, फायर प्लेसेस से दूर हो जाना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, है ना, स्प्रेड अवेयरनेस, चारों तरफ अपने दोस्तों को ये मैसेज फैला दें, है ना, तो वो लोग भी इस तरह से काफ़ी बचाव किए सकते हैं, बट इसका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर लैंड फॉर्म के बारे में, जिसमें वर्क ऑफ रिवर के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है ना, तो वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ होता है, वोल्केनो समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार आप पीछे करके समझिएगा, इमेजिन करिएगा, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।